हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कुछ टीचर्स इसको अलग से पढ़ाते हैं, अलग टॉपिक बनाते हैं, लेकिन मैं इसको जीओसी के साथ ही पढ़ाऊंगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जब मैंने जीओसी शुरू किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू कब होती है कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट पर आकर कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करे और प्रोडक्ट आपको दे दे हमने बताया था कि अटैकिंग रिएजेंट तभी अटैक करता है जब सबस्ट्रेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और सबस्ट्रेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेगा? जब अपने अंदर कुछ चेंज कर ले, मतलब अपने ऊपर बॉन्ड तोड़ के रिजोनेंस से, इंडक्टिव इफेक्ट से, जितने जो भी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं, किसी भी तरह से अटैकिंग रिएजेंट को अपने ऊपर अटैक करवा ले। अटैकिंग रिएजेंट अपने आप अटैक नहीं करेगा, कुछ केस में अटैकिंग रिएजेंट इन्फ्लुएंस करेगा कि सबस्ट्रेट से कहेगा कि अपने अंदर चेंज लाओ जिससे हम आपके ऊपर आके अटैक करें और प्रोडक्ट बनाएं। मेनली सबस्ट्रेट अपने अंदर चेंज करता है और चेंज करके अटैकिंग रिएजेंट को अपने ऊपर अटैक करने के लिए एक्साइट करता है। अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और वो प्रोडक्ट की शक्ल में आपको दिख जाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट कौन से चेंज लाता है, आखिर वो चेंज क्या है जिससे सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट को अपने ऊपर अटैक करवाता है। उस चेंज के बारे में आप पढ़ेंगे। आप ये पढ़ेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं। मैकेनिज्म में आप ये भी पढ़ेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं। और मैकेनिज्म में आप ये भी पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर देता है उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनता है। उस पूरे प्रोसेस को सबस्ट्रेट का अटैकिंग रिएजेंट का सबस्ट्रेट पे अटैक करना, सबस्ट्रेट में चेंज होना, शुरुआत सबस्ट्रेट से चेंज में होगी कि सबस्ट्रेट अपने अंदर चेंज लाएगा, अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करेगा और कुछ चेंजेस के बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन सब खेलों में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का गेन, जो चीजें दिखाई देंगी वो सब क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म होगी। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को समझाने से पहले एक बात आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं सब हाइपोथेटिकल है, मतलब सब काल्पनिक हैं। ये माना जाता है कि सब ये काल्पनिक है। तो पहले ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले रिएक्शन करवाई गई, करवा के प्रोडक्ट देखा गया कि इससे किस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद सपोज किया गया कि इस चीज में इस तरह हुआ होगा तो ये प्रोडक्ट मिल गया होगा। समझ बात आ रही? केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री कहते हैं पूरी हाइपोथेटिकल है। किसी ने भी ये बॉन्ड फिशन, बॉन्ड बनना, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी ने भी नहीं देखा है। बस इतना एग्जैक्ट चीजें हैं कि वो सही प्रोडक्ट मिल जाता है। इतनी सटीक हाइपोथेटिकल नॉलेज है कि वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, लेकिन किसी ने ये चेंजेस नहीं देखे हैं। बस इसको एज्यूम किया गया है और एज्यूम इतना परफेक्ट है कि प्रोडक्ट उसी टाइप का मिलता है। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये समझ जाइए कि रिएक्शन पहले करवा ली जाती है और प्रोडक्ट देख लिया जाता है। फिर ये सोचा जाता है कि ये किस तरह से प्रोडक्ट मिला होगा, कैसे बॉन्ड फिशन हुआ होगा, कैसे अटैकिंग रीजन अटैक किया होगा और कैसे हमको प्रोडक्ट मिला होगा कैसे हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो
मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है कि सबस्ट्रेट अटैकिंग रीजन पे आके सबस्ट्रेट पे आके अटैकिंग रीजन अटैक करता है और प्रोडक्ट देता है। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे कि सबस्ट्रेट में क्या चेंजेस होते हैं जिससे अटैकिंग रीजन को अपनी तरफ अटैक करता है। तो पहली हेडिंग है, इस मैकेनिज्म की पहली हेडिंग है फिशन ऑफ बॉन्ड। फिशन ऑफ बॉन्ड पहली हेडिंग है फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सबस्ट्रेट का किस तरह टूटता है, सबस्ट्रेट का कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह टूटता है। तो कोवैलेंट फिशन ऑफ बॉन्ड दो तरह के होते हैं। फिशन ऑफ जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो दो तरह के टूटते हैं। नंबर फर्स्ट है होमोलिटिक। होमोलिटिक और होमोलिसिस और सिमेट्रिकल फिशन और क्लीवेज, इसे क्लीवेज भी कहते हैं। होमोलिटिक और होमोलिसिस और सिमेट्रिकल क्लीवेज, और सेकेंड होता है हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिटिक और हेट्रोलिसिस और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और फिशन। तो दो तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड टूटते हैं। पहला होमोलिटिक और होमोलिसिस और सिमेट्रिकल क्लीवेज और फिशन, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक और हेट्रोलिसिस और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और फिशन। देखिए इसमें क्या होता है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं होमोलिसिस को। पहले डिस्कस करते हैं कि होमोलिसिस क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। होमोलिसिस देखिए, होमो मतलब होता है, होमो मीन्स होता है सेम, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक। सेम ब्रेक मतलब कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि ये जुड़ा हुआ है, ये है मेथेन, ये है मेथेन, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट है, अगर मेथेन अपने अंदर चेंज ला रहा है और कोई दूसरी चीज इसके ऊपर आके, कोई दूसरी चीज इस पे आके जुड़ना चाह रही है, कोई दूसरी चीज इस पे आके जुड़ना चाह रही है, और ये हाइड्रोजन निकलना चाह रहा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलना चाह रहा है, और इस कार्बन की जगह दूसरी चीज, कोई इस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी चीज इस पे आके जुड़ना चाह रही है। तो क्या होगा, कैसे जुड़ेगी? ऐसे जुड़ेगी कि ये हाइड्रोजन निकल जाए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहनी है, 5 हो नहीं सकती, तो कोई ना कोई चीज इससे रिमूव होनी ही है, कोई ना कोई चीज इससे रिमूव होनी ही है। मान लीजिए हाइड्रोजन निकले, तो हाइड्रोजन का निकलना दो तरह से होगा। हाइड्रोजन का निकलना दो तरह से होगा। आपको पता है कि ये जो बॉन्ड सिंगल बना होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा कार्बन ने। ये तो बात समझते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आप 11 में पढ़ के आए हो कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया होगा, एक साझा हुआ है कि एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर फिशन इस तरह हो, अगर ये बॉन्ड इस तरह टूटे कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, अगर इस तरह से बॉन्ड टूटे
कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, तो अलग होने के बाद स्पीशीज क्या बनेगी? स्पीशीज क्या बनेगी? प्लस हाइड्रोजन, और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह अगर ये बॉन्ड हो, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना है, मान लीजिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, तब स्पीशीज क्या बनेगी? देखिए दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए हैं। इन स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इन स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और इस तरह से बॉन्ड को टूटने को, इस तरह से बॉन्ड का टूटना होमोलिटिक फिशन कहलाता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम, जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम साझे का अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, तो इस तरह के बॉन्ड के क्लीवेज को हम होमोलिटिक या सिमेट्रिकल क्लीवेज कहते हैं। और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल में देखिए क्या बात है, फ्री रेडिकल में एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर ना हो उसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और या ऑड इलेक्ट्रॉन या इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2, ये सिग्मा और ये सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन जो होता है फ्री रेडिकल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। होमोलिटिक फिशन वो होता है जिसमें साझे के कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम साझे का अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, और उसे होमोलिटिक फिशन कहते हैं। और होमोलिटिक फिशन के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका कार्बन, अगर कार्बन है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, अनपेयरिंग नहीं हुई है, तो ये स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती है। ये स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती है। स्पीशीज जो है पैरामैग्नेटिक होती है। फ्री रेडिकल का जो कार्बन एटम है, फ्री रेडिकल का जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होती है, हाई रिएक्टिव होती है, हाई रिएक्टिव होती है। तो ये जो फ्री रेडिकल बना, इस फ्री रेडिकल को कहेंगे, इस फ्री रेडिकल को कहेंगे मेथाइल फ्री रेडिकल। मेथाइल फ्री रेडिकल, इसे कहेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेथाइल फ्री रेडिकल है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें होमोलिटिक फिशन होता है, द रिएक्शन इन विच homolysis takes place. The reaction in which homolysis takes place are
known as free radical मैकेनिज्म, जिसमें होमोलिसिस होता है उस मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। जिसमें होमोलिसिस होगा, जिसमें इक्वल डिवीजन होगा बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का इक्वल डिवीजन होगा, उस मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पहचाने कैसे कि कौन सी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और कौन सी दूसरी मैकेनिज्म होगी। तो याद रखिए, होमोलिसिस हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, होमोलिसिस इक्वल ब्रेकिंग और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म always takes place कंडीशन लिख लीजिए, पहचान, इसी से पहचानेंगे आप। always takes place at high temperature, कंडीशन लिखवा रहे हैं हम। at high temperature in the presence of sunlight। कहीं पे आपको ये लिखा मिल जाए अल्ट्रावायलेट लाइट, in the presence of ऑर्गेनिक peroxide, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide, मतलब जैसे बेंजाइल peroxide है C6H5C, ये बेंजाइल peroxide है, बेंजिल peroxide। अगर ये कहीं लिखा मिल जाए, ये दिख रहा है, ठीक है, बेंजाइल peroxide कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाइए कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। एक कंडीशन और है, 3 कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन है नंबर 4 कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ NBS, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। ये 4 कंडीशन हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब होमोलिसिस को फेवर करती है। हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide, प्रेजेंस ऑफ NBS। ये 4 चीजें कहीं पे दिख जाए, मतलब 4 इकट्ठा नहीं दिखेंगी, बारी बारी से दिखेंगी। एक इकट्ठा थोड़ी एक रिएक्शन में हो जाएगा, बारी बारी से। अगर हाई टेम्परेचर हो, समझ जाना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, समझो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगर बोलो ऑर्गेनिक peroxide कहीं पे यूज हो रहा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, होमोलिसिस होगी। और कहीं प्रेजेंस ऑफ NBS होगा तो समझ जाओ कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फ्री रेडिकल के कोई एग्जाम्पल है, जैसे हमने कह दिया टर्शियरी फ्री रेडिकल, अगर हमने कह दिया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरह से फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी इस तरह बढ़ती है। ये फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल भी हो सकता है, इस तरह से फ्री रेडिकल हो सकता है। मेथाइल फ्री रेडिकल बता चुके हैं, एथाइल फ्री रेडिकल बता चुके हैं आपको। तो ये फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल फेवर कैसे करेगी? हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन द प्रेजेंस ऑफ NBS और अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, ये हो गई होमोलिसिस की केस। अब हेडिंग दीजिए हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस
हेटेरोलिसिस ये क्या होता है? होमोलिसिस में शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन एटम लेके अलग अलग अपने अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर केस ऐसा हो अगर केस ऐसा हो, अब क्या होगा? अगर क्लीवेज ऐसा हो कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कोई एक ही एटम अलग हो जाए, तब क्या मिलेगा आपको? तब क्या मिलेगा? जहां से इलेक्ट्रॉन जो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो एटम इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा उस पर नेगेटिव आएगा, और जहां जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, उसे पॉजिटिव आएगा। हेटेरोलिसिस के बाद आयन बनते हैं। हेटेरोलिसिस के बाद क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। याद रखिए, हेटेरोलिसिस के बाद क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं कार्बो कैटायन, और पहले इसको कहते थे कार्बोनियम आयन। पहले इसका नाम था कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। लेकिन अब इसको क्या कहते हैं? कार्बो कैटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कहते हैं कार्बो कैटायन, जिस पे निगेटिव चार्ज आता है उसे कहते हैं कार्बेन आयन। कार्बेन आयन, ठीक है, कार्बेन आयन। हेटेरोलिसिस, होमोलिसिस मतलब शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? सिंगल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। अगर शेयरिंग के दोनों एटम, जो एटम बॉन्ड से बंधे हैं, अगर एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहे हैं तो उसे कहते हैं होमोलिसिस। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम लेके अलग हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके अलग हो जाए तो उसे कहते हैं हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं और हेटेरोलिसिस के बाद आयन बनते हैं। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं कार्बोकैटायन, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं कार्बेन आयन। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज और देखिए, कुछ चीज समझ लीजिए। जैसे ये एटम है, क्या इसकी ऑक्टेट पूरी है? जो ये कार्बोकैटायन बना, इसकी ऑक्टेट पूरी है? नहीं पूरी है। क्यों नहीं पूरी है? क्योंकि अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है दूसरे एटम के पास, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बोकैटायन के पास हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेक्सटेट कहते हैं इसको, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेक्सटेट कहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे ऑक्टेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। कार्बन आयन के पास, कार्बोकैटायन के पास हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेक्सटेट कहेंगे, और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे। ये स्पीशीज जो कार्बन आयन स्पीशीज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होती है। sp3 हाइब्रिडाइज स्पीशीज होती है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। और कुछ एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे कार्बोकैटायन के एग्जाम्पल इसे हमने ये लिख दिया, CH3 कार्बन पॉजिटिव, CH3 CH2 ये पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, ये ठीक है। ये क्या है? मेथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या होगा? एथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाएगा? टर्शरी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, बात समझ में आई? अब
कार्बन आयन की बात कर लें, कार्बन आयन की बात कर लें। अगर मान लीजिए ये स्पीशीज लिखी है, कोई स्पीशीज ये लिखी है नेगेटिव, उस इसमें भी ऐसे ही होगा। इस तरह से। तो ये क्या होगा, क्लोरीन कार्बन आयन, ये क्या होगा, मेथाइल कार्बन आयन, ये क्या होगा, टर्शरी कार्बन आयन, ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन आयन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिसिस जिसमें साझे से जुड़े हुए दो एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएं, उसे होमोलिसिस कहते हैं। होमोलिसिस के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। हेट्रोलिसिस के बाद, हेट्रोलिसिस में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेके अलग हो जाता है, वो अलग होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और इसके बाद आयन बनते हैं जिसपे पॉजिटिव होता है, उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। पहले इसको कार्बोनियम आयन कहते थे। जिसपे नेगेटिव होता है उसे कार्बन आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये था फिशन ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। थैंक यू सो मच।